प्रश्न ये आता है कि अगर कोई सिविल केस आपको फाइल करना है तो क्या सिविल केस वहीं पर फाइल होगा जहां पर डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है या उसका बिजनेस है? सिर्फ वहीं पर फाइल होगा? जवाब है नहीं। अगर आपने पुराना वीडियोस देखा होगा तो आपको मालूम है जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नियम थोड़े से अलग हैं। अब एक सवाल यह भी होता है, मान लीजिए एक ज़मीन है और वो ज़मीन दो अलग अलग जिलों में आती है, एक दूसरा जिला, दूसरा दूसरा जिला। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? बस यही तो सेक्शन 16, 17, 18 और आगे के सेक्शंस में हम बात करेंगे। हमारी बात चल रही थी सेक्शन 16 सीपीसी के ऊपर, बट हमने उसको अधूरा ही छोड़ा था। वापस सेक्शन 16 की बात करते हैं और आगे के सेक्शन के बारे में बात करते हैं। स्वागत करता हूं दोस्तों यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 16 जब हम पढ़ रहे थे तो सेक्शन 16 के अंदर हमने ये देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रूल अलग है। और सेक्शन 16 ये बोलता है कि जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहीं पर सूट फाइल होगा, राइट? सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, subject to the pecuniary or other limitation prescribed by any law. Why it is written that subject to the pecuniary or other limitation prescribed by any law? ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेकुनरली जुरिस्डिक्शन तीनों को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन सेटिस्फाई हो गया बट टेरिटोरियल या पेकुनरली जुरिस्डिक्शन नहीं हो रहा। ये तीनों का एक ब्लॉक है, एक कंकरेंस है और उसी कंकरेंस के हिसाब से सूट फाइल होगा। तो अभी हम क्योंकि टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये मानते हुए कि सब्जेक्ट मैटर और पेकुनरली जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, राइट? चलिए एक बार फिर से सेक्शन 16 पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द पेकुनरली और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट्स और प्रॉफिट। इसकी एक लास्ट लाइन पर आप आएंगे, जरा लास्ट लाइन पढ़ लीजिए इसकी। shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. Shall be instituted, mandatory है, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। मतलब immovable property जिस टेरिटरी के अंदर रहेगी उस टेरिटरी का जो कोर्ट होगा उस कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल होगा, राइट? अब अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था ए और बी के बीच में कि अगर ए को बी के ऊपर सूट फाइल करना है और सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है तो उस केस में सेक्शन 20 को हम लोग स्किप करेंगे और सेक्शन 16 पर आएंगे। तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर सूट फाइल होगा। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में जो है उसकी लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिए और ज़रूर पूरी सीरीज़ को देखिए जिससे आपको आगे की सीरीज़ समझ में आए। पार्टीशन की बात हो रही है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि एक फैमिली है और फैमिली के अंदर ए बी सी तीन भाई हैं और उन्होंने सूट फाइल किया है डी ई और एफ के ऊपर। ये सिस्टर्स हैं और ये ब्रदर्स हैं, ठीक है। 6 लोगों के बीच में पार्टीशन होना है, मान लीजिए 18 एकड़ ऑफ ज़मीन के ऊपर। तो 6 3 18 हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने 18 लिया है। 6 3 18। तो ए बी सी ने सूट फाइल किया है किसके ऊपर? अपनी सिस्टर्स के ऊपर सूट फाइल किया है पार्टीशन के रिस्पेक्ट में। तो वो सूट कहाँ पर फाइल होगा? वो सूट वहाँ पर फाइल होगा जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और ये भी हमारी बात हो गई थी कि जब सूट फाइल होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो रहेगी, साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी भी रहेगी, क्योंकि पार्टीशन मीट्स एंड बाउंड से होगा। कंप्लीट प्रॉपर्टी का सीवरेंस ऑफ स्टेटस हो जाएगा, मतलब जॉइंट फैमिली जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसका सीवरेंस हो जाएगा। और सीवरेंस होगा तो उसमें जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड होंगे, बिकॉज प्रेफरेंस हम देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, राइट? उसके बाद हमने देखा था कि अगर मॉर्गेज से रिलेटेड कोई केस आता है, मॉर्गेज से रिलेटेड अगर हमारे मैटर्स आए
तो फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडिम्शन इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज, एक ये पार्ट था और इसी में दूसरा पार्ट था, और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो हमने मॉर्गेज के रिस्पेक्ट में देखा था कि जहां पर मॉर्गेज को फोरक्लोज करवाना है, सेल करवाना है या रिडिम्शन करवाना है, तो जिस जगह पर प्रॉपर्टी होगी वहीं पर लगा जाएगा सूट। या फिर चार्ज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने मदर और अपने सन का एक एग्जांपल दिया था कि मेंटेनेंस के लिए अगर आपने चार्ज क्रिएट करके रखा है तो कहाँ पर सूट फाइल होगा। अब यहाँ तक हमारी बात हो गई थी, उसके बाद मैंने क्लास को ख़त्म कर दिया था। क्लास को एक्चुअली एब्रप्टली मैंने ख़त्म किया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट क्लास मैंने बहुत एब्रप्टली ख़त्म कर दी थी। सेक्शन 16 मुझे एक्चुअली कंप्लीट करना था, बट ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न मैं क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा पिछले वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा आपको ग्लिच देखने को मिला है। चलिए वापस सेक्शन 16 के क्लॉज डी पर हम लोग आते हैं, क्योंकि डी पर हमने बात नहीं करी थी। For the determination of any other right or to interest in immovable property, for the determination of any other right, अगर आप YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास बेयर एक्ट है, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, मतलब जो कि अभी कॉलेज में है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्क करते जाइए बेयर एक्ट साथ साथ में। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसलिए आप हाथ के हाथ जो है आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये जो है वो रेसिडुअरी प्रोविजन है। रेसिडुअरी प्रोविजन है मतलब जो ए, बी और सी के अंदर फॉल नहीं कर रहा होगा, तो बाकी बचा हुआ किसी भी तरीके का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी से रिस्पेक्ट में अगर होगा तो वो फॉल होगा सेक्शन 16 डी के अंदर। सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट, अब जैसे राइट टू पजेस की बात कर रहे हैं, अब राइट टू पजेस, मैं यहाँ रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट टू पजेस हुआ, तो राइट टू पजेस सेक्शन 16 ए, बी और सी में नहीं आया, राइट टू पजेस हुआ। अब मान लीजिए एक आता है एविक्शन ऑफ टेनेंट, एविक्शन ऑफ टेनेंट का अगर कोई केस हुआ, या आप लिखते जाइएगा जॉटिंग्स अपनी, आप चाहें तो साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। एविक्शन ऑफ टेनेंट का है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, इसका अगर कोई हुआ। ईजमेंट्री राइट्स, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईजमेंट्री राइट्स से रिलेटेड अगर आपका कोई मतलब विवाद हो रहा है, मतलब डिस्प्यूट, अगर ईजमेंट्री राइट्स है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कोई आपका सूट है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सूट है। राइट टू पैसेज से रिलेटेड सूट है, राइट टू पैसेज से रिलेटेड अगर सूट है। इंजंक्शन से रिलेटेड अगर सूट है, इंजंक्शन से रिलेटेड अगर सूट है। ये सब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेक्शन 16 डी के लिए। तो यहाँ पर जो है, मान लीजिए एक एग्जांपल यहीं पे हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक घर के रिस्पेक्ट में। अरे कहाँ चला गया साहब, यही समस्या है। चलिए, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक घर के रिस्पेक्ट में। अब घर क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं होती, घर भी होता है भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इफ़ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट बी ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में ए क्या करेगा, फाइल करेगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी। भाई जनरली एक आम ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है, आप बिल्कुल लॉ को रिलेट करिए अपनी आम जिंदगी से, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो लॉ है वो कैसे काम करता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने ज़मीन खरीदी, सपोज आपको ही ज़मीन खरीदनी है, घर खरीदना है, तो आप क्या करेंगे साहब, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि साहब एक बयाना राशि ले लो, 5 लाख रुपए में हम बुकिंग करते हैं। तो ए ने मान लीजिए बी को 5 लाख रुपए दे दिए, बी ने बोला कि मैं 1 महीने में रजिस्ट्री करवा दूंगा। अब बी को मिल गया मान लो सी, वो बोलता है कि साहब मान लो ये घर की अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ है, तो सी उसी प्रॉपर्टी के लिए दे रहा है 1.2 CR,
1.2 करोड़, तो उसको लग रहा है यार 1.2 करोड़ है, मैं ए का 5 लाख रुपए वापस कर देता हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 20 लाख के अंदर देता हूँ, तो मेरा 15 लाख का फ़ायदा होगा। यही ट्रांजैक्शंस होते हैं जनरली, मतलब इसी तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरीके से फ्रॉड प्ले होता है, यही आम ज़िंदगी में लोगों के साथ होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अब ए को अगर बी के खिलाफ सूट फाइल करना है, सो मतलब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, माइंड इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एग्जाम्पल दैट वी हैड डिस्कस इन सेक्शन 20, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इफ आई वांट टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ द सूट टू एक्सरसाइज लीगल राइट अगेंस्ट बी टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड ओवर द पोजेशन टू ए, बिकॉज यहाँ आप पोजेशन चाह रहे हो, तो ये कहाँ पर फाइल होगा, उसी जगह पर फाइल होगा जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एक पैराग्राफ अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर चीज़ पर आप लिख सकते हैं डी के लिए, whenever there is a breach of contract for sale and delivery of some immovable property and the suit has been filed for a specific performance of contract, then the plaintiff will be said to be exercising upon the suit property which he has acquired through contract. Here the plaintiff through this through here the plaintiff in this suit is actually claiming the possession of the suit property and thus is claiming the right upon the suit property, because वो जो subject matter है property उसके ऊपर right claim कर रहा है A, right, and that is why it will be said for the determination of the legal right, determination of legal right against the property, अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैं इस चीज़ पर इसलिए आपको डिक्टेट कर रहा हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कल जब सेक्शन 20 का हमने एग्जांपल लिया कि द सूट इज़ टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट वेयर ही रिसाइड्स, प्लेस ऑफ बिजनेस और वर्क, कहीं आप उस एग्जांपल से कंफ्यूज ना हो जाएं। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस शॉर्ट नोट कि क्योंकि यहाँ पर ए का जो राइट है, उसका जो लीगल राइट है वो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में वो एक्सरसाइज कर रहा है। ये बात याद रखिए, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए दिया। अब डिस्प्यूट एक्चुअली किसका है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, इसलिए जो है सूट कहाँ पर फाइल होगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। समझ में आ गई बात। चलिए मैं आपको बेयर एक्ट भी समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं बेयर एक्ट बंद करूँगा, वापस अपने नोट्स खोलूँगा तो समय खराब होगा। चलिए, फॉर द कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है, कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग किसका है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। सो अब कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्ग कैसा कमिट होगा, टॉर्शियस रॉन्ग, ट्रेसपास कर लिया, न्यूसेंस कमिट कर दिया अगेंस्ट दी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंजंक्शन सूट फाइल करेगा, इंजंक्शन सूट फाइल करेगा अगेंस्ट बी, तो उस पर्टिकुलर केस में दैट विल फॉल अंडर सेक्शन 16 क्लॉज ई एंड क्लेमिंग सच डैमेजेस फॉर सेम न्यूसेंस, तो यहाँ पर ई के अंदर जो है वो जाएगा, राइट। तो ये अगर इस तरीके का कोई रॉन्ग कमिट हो रहा है, रॉन्ग से शब्द आपको समझना ज़रूरी है, ट्रेसपास हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, इस तरीके का कोई रॉन्ग हो रहा है। आप न्यूसेंस भी तो कर सकते हो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। मान लो कि भाई मेरा ये घर है, आपका बाजू में घर है, मैं ए हूँ आप बी हो, अब आप जो है लगातार न्यूसेंस कर रहे हो, लगातार कुछ ना कुछ परेशानी कर रहे हो। न्यूसेंस के बहुत अलग टाइप के प्रकार आ रहे हैं। रात के 11 बजे के बाद तेज़ तेज़ स्पीकर आप कर रहे हो, आप जो है ऐसे लोगों को अपने साथ रख रहे हो, मतलब भाई कॉलोनी के अंदर बहुत बार जो रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस होते हैं वहाँ पर आपने ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो कि इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि न्यूसेंस यहाँ पर आपको दिखा सकती हैं। तो उसके लिए अगर सूट फाइल करना है, बट न्यूसेंस और रॉन्ग जो होना चाहिए वो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 16 क्लॉज एफ, फॉर द रिकवरी ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब देखिए सेक्शन 16A से लेकर सेक्शन 16E तक जो हैं वो पूरे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, राइट। भाई ए से लेकर ई तक
जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, बट जो एफ वाला क्लॉज है सेक्शन 20F वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आता है। ये देखिए प्रीलिम्स में मैंने आज तक इस पर कोई सवाल नहीं देखा, बट वो ऐसा सवाल कोई बना सकते हैं सेक्शन 20। देखिए बहुत बार मैं आपको बताऊं, मैंने एक पासिंग रेफरेंस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और पूरा अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो मैंने एक चीज़ बताई थी, एक छोटा सा मैंने क्लिपिंग डाली थी अपनी शुरुआत के वक्त पे कि सबसे अच्छी जो बुक है सॉल्व करने के लिए वो है सिंघल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। आप वो ज़रूर खरीदिए। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिंघल से कोई वास्ता नहीं है। आप किसी और भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की आप किताब उठा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की उठा लीजिए, क्योंकि मैं आप सिंघल को जानता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, मतलब मैंने उसकी किताब देखी हुई है, पढ़ी हुई है, पूरी सॉल्व करी हुई है, इसलिए जानता हूँ। बट आप अगर उसको सॉल्व करोगे ना, मतलब तो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आते हैं और बहुत बार अलग अलग क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। भाई हर एक स्टेट के अंदर जब बनाए जाते हैं तो कुछ 5-10 ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं प्रीलिम्स में जो कि एक्चुअली कट ऑफ ऊपर नीचे कर दें। तो उनको आप जब सॉल्व कर लोगे, सब जितने गंदे गंदे सवाल हैं ना, गंदे गंदे सवाल मतलब टिपिकल सवाल जो हैं जिन पर आदमी की एकदम से सोच नहीं जाती, वो सब आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हो। बट बहुत बार क्या होता है, ये भी संभावना रहती है कि कोई नए क्वेश्चंस पेपर और एग्जामिनर सेट करे, तो उस पर्टिकुलर केस में अपन को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये अभी तक सवाल नहीं देखा, बट ये एक सवाल आ सकता है कि साहब सेक्शन 16 में मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कौन सा क्लॉज है, मतलब बहुत स्पेसिफिक हुआ तो आपको पता होना चाहिए एफ क्लॉज है। चलिए, बट अभी आपने दो शब्द के बारे में मीनिंग नहीं समझा है। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। देखिए मैं आपको इस एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको ये, क्योंकि ये तो बाकी तो आपको क्लियर है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट में है या डिस्ट्रेंट में है। तो ये अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट क्या होता है? अटैचमेंट का मतलब होता है रिसीव करना, अटैचमेंट का मतलब होता है रिसीव करना। और डेस्ट्रेंट क्या होता है? डेस्ट्रेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ए ने अपना मोबाइल फ़ोन दिया रिपेयर करने के लिए बी को, ठीक है, आईफोन होगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स उसने दिया, कोई टेक्निकल ख़राबी आ गई तो उसने बी को दिया कि साहब इसको आप सुधार दो। बी ने बोला कि साहब 10,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। उसने ए ने बोला ठीक है भाई 10,000 रुपये आप ले लेना। बी ने उसको सुधार दिया। अब ए ने जो है पैसा देने से मना कर दिया, ए ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बी क्या करेगा? बी ये करेगा कि वो आईफोन प्रो मैक्स जो है वो अपने पास रख लेगा कि भैया जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं दूंगा। बस यही प्रॉपर्टी डेस्ट्रेंट हो गई। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज नोन एज ए डेस्ट्रेंट। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट? आपने सीज कर ली प्रॉपर्टी को, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी आ गई। अब अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट इज अ सिचुएशन वेयर इन द प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और डिस्पाइट द ऑर्डर हैविंग बीन विड्रॉन। मतलब ऑर्डर जो है वो अटैचमेंट का वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, विड्रॉ कर चुका है कोर्ट। कोर्ट मतलब अटैचमेंट जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जो रिसीवर है, द रिसीवर इज़ नॉट रिलीजिंग द प्रॉपर्टी, क्योंकि जब अटैच आप करते हो तो बहुत बार कोर्ट क्या करती है, रिसीवर अपॉइंट कर देती है। रिसीवर, इफ़ आई एम करेक्ट, ऑर्डर 40 सीपीसी, मतलब मैं याद मुझे नहीं आ रहा, बट शायद ऑर्डर 40 है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, और अगर मैं गलत हूँ तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा रिसीवर का ऑर्डर कौन सा है। तो रिसीवर जो है जब अटैचमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद भी जो है रिसीवर क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है। वो बोल रहा है कि साहब अटैचमेंट ख़त्म होने के बाद भी मैं प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? भाई ए जो बोलेगा भाई मेरा तो हिस्सा है, मुझे तो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी आप दो। तो ऐसे केस में आप रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट फाइल करोगे, जो कि या तो डेस्ट्रेंट में है या अटैचमेंट में है। भाई या तो इसने प्रोमैक्स रख लिया है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोर्ट ने अटैचमेंट खत्म कर दिया फिर भी जो है प्रॉपर्टी रिलीज नहीं हो रही। तो द सूट विल बी फाइल्ड वेयर एवर दी मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल होगा मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो द डेस्ट्रेंट इज द सिचुएशन where someone holds the property of another in lieu of some lawful payment।
भाई यहाँ पर लॉफुल पेमेंट की बात हो रही है। बी ने जो प्रॉपर्टी को सीज करके रखा है और द बी इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए, दैट इज जस्ट बिकॉज द रीजन बिकॉज अ लॉफुल मनी इज ड्यू, और अगर ए उसको पैसा दे दे तो वो तुरंत छोड़ दे। तो अब इस पर्टिकुलर केस में इन सच अ केस पेमेंट अब मान लीजिए हो चुका है, पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। अब ए ने 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, बट इसके बावजूद भी बी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा, तब मतलब प्रॉपर्टी क्या है, डेस्ट्रेंट के अंदर है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी कुछ मोमेंट्स पहले। एक्चुअली डेस्ट्रेंट क्या है कि आपने अपना सामान किसी को दिया कि दादा आप अब मेरे सामान को सुधार दो, उसने सुधार दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, बट फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी उसको नहीं लौटा रहा है, आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, उसने हथिया लिया उस प्रॉपर्टी को, तो मतलब वो प्रॉपर्टी क्या आ गई, डेस्ट्रेंट के अंदर आ गई। और अटैचमेंट क्या है भाई, कोर्ट ने अटैच कर दी थी प्रॉपर्टी, ठीक है, कुर्की, हिंदी में अपन कुर्की बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब जब वो अटैचमेंट खत्म हो गया, अटैचमेंट ओवर हो गया, उसके बावजूद भी रिसीवर जो है वो प्रॉपर्टी छोड़ नहीं रहा, तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि नहीं साहब मेरी प्रॉपर्टी मुझे आप वापस दीजिए, दोनों ही केस में, डेस्ट्रेंट के केस में भी, अटैचमेंट के केस में भी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है जहां डेस्ट्रेंट है या फिर जहां अटैचमेंट है, वहां पर जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वहां पर सूट फाइल होगा ए के द्वारा। क्या आपको बात समझ आई? अगर समझ आई तो क्या करना है, लाइक करना है। अगर नहीं समझ में आई तो डिसलाइक करना है, कमेंट में लिखना है कि समझ नहीं आई, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ें। प्रोवाइजो को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं अपन और सेक्शन 17 पर आते हैं। अब आप बोलोगे आप प्रोवाइजो क्यों नहीं समझा रहे हो? प्रोवाइजो इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आगे के सेक्शन से वो कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा थामना पड़ेगा आपको। चलिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोल सकते हैं यार सब सेक्शन 1 से नहीं पढ़ा रहे, मतलब थोड़ा सा पढ़ाने की आपका तरीका बड़ा अलग है, बाकी जगह तो सेक्शन 1 से उठाते से करते हैं। मैं आपको कहानी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जब ये पूरा हमारा जुरिस्डिक्शन का पार्ट और ट्रांसफ़र का पार्ट सेक्शन 25 तक कवर हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक बार कहानी दोहराऊंगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसमें, जहाँ तक सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तब तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें। उसके बाद हम फिर प्लेंट डिस्कस करेंगे, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पढ़ेंगे, फिर हम रेस जुडिकेटा पे जाएंगे, रेस सब जुडिस पे जाएंगे, सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट पे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, पासिंग रेफरेंस में छोटे छोटे सेक्शंस भी लेते जाएंगे, राइट। चलिए सेक्शन 17 पे चलें। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंस को, लो दादा यहाँ तो दूसरी खेल चालू हो गया सेक्शन 17 में। वही चीज़ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी, मान लो कि आपने अगर हाईवे पे तो आप कभी ना कभी गए होगे, राइट। बहुत बार स्टेट हाईवेज पे अगर आप गए होगे, स्टेट हाईवेज की बात कर रहा हूँ, स्टेट हाईवेज पर अगर आप गए होगे, स्टेट हाईवे पे गए होगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सब उस पर लिखा रहता है सो एंड सो थाने की सीमा समाप्त, राइट। और उसके थोड़ी देर बाद लगा रहता है कि सो एंड सो थाने की सीमा प्रारंभ। यह आपने देखा होगा, थाने की सीमा समाप्त, थाने की सीमा प्रारंभ। अब मान लो कि एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, यहाँ थाने की सीमा समाप्त हो रही है, यहाँ प्रारंभ हो रही है। आपकी प्रॉपर्टी ये है, मतलब अब आप बोलोगे ब्रिज पे कैसे हो सकती है? अरे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यार, प्रॉपर्टी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहेगी, ये बात समझो। प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहने वाली है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन पर होगी, और ऐसी जगह पर आपके प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जहाँ दो डिस्ट्रिक्ट मर्ज कर रहे हैं। आपकी जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ये समझ लो आप। अब मतलब लिटरली मत समझ जाना कि मतलब वाघा बॉर्डर पे ही आपकी प्रॉपर्टी है, ये संभव नहीं है, मतलब मैं बॉर्डर एरिया की बात बता रहा हूँ। ये केस डील करता है सेक्शन 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स, राइट। दो अलग अलग कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लग रहा है। अच्छा, ऐसा कोई जगह है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसमें बोलो कि साहब थाने की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर नो मैन्स लैंड है एक्सेप्ट बॉर्डर एरियाज? ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर थाने की सीमा ना हो, जहाँ पर कोई ज्यूरिसडिक्शन पुलिस का ना हो, और जहाँ पर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ना हो। कोई ना कोई कोर्ट, कोई ना कोई पुलिस स्टेशन आपको मिलेगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सेप्ट नो मैन्स लैंड, राइट।
तो द सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन jurisdiction of the different courts where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of the different courts. The suit may be instituted in any court. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate. द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट. मतलब अगर कोर्ट वन है और यहाँ पर कोर्ट टू है, मतलब कोर्ट वन और कोर्ट टू का जुरिस्डिक्शन है, तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी लोकल लिमिट्स, मतलब जो उस कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आना चाहिए और उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी फॉल होनी चाहिए. एग्जाम्पल से समझा दूं, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से. समझो भैया, ये बात कर रहा है प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द डिफरेंट टेरिटोरियल प्लेसेस. देन भाई अगर अलग अलग कोर्ट्स के अंदर सूट फाइल, मतलब अलग अलग कोर्ट्स के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो बट ऑब्वियस द डिफरेंट कोर्ट्स आर हैविंग जुरिस्डिक्शन. भाई अब एक ही प्रॉपर्टी है, ये मेरी ज़मीन है, फॉर एग्जांपल ये मेरी ज़मीन है और इस मेरी ज़मीन का आधा हिस्सा फॉल हो रहा है दिल्ली के अंदर फॉल हो रहा है, दिल्ली के अंदर फॉल हो रहा है, और आधा हिस्सा फॉल हो रहा है फॉर एग्जांपल मूर्थल की तरफ अपन जाते हैं तो कौन सा सोनीपत वगैरह लगता है, मूर्थल लगता है, मान लो मूर्थल ही लगता है, उसको अपन मूर्थल ही लिख देता हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, मूर्थल लगता है. अब मुझे सूट फाइल करना है, ए को सूट फाइल करना है इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो कहाँ पर सूट फाइल करोगे, दिल्ली में फाइल करोगे या मूर्थल में फाइल करोगे. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. अब इस केस में अगर मैं मूर्थल में फाइल करता हूँ तो मूर्थल का जो कोर्ट है उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये हिस्सा फॉल हो रहा है, और अगर मैं दिल्ली में सूट फाइल करता हूँ तो दिल्ली के इस कोर्ट में ये वाला हिस्सा फॉल हो रहा है. तो ये सेक्शन 17 ये बोल रहा है कि भाई अगर आप किसी भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो, आप दिल्ली के अंदर चाहो तो दिल्ली में कर दो, मूर्थल में चाहो तो मूर्थल में कर दो, प्रोवाइडेड दैट उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए. ऐसा ना हो कि दिल्ली के अंदर वो प्रॉपर्टी ना आए, मतलब भले ही छोटा सा हिस्सा उस ज़मीन का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा आए, बट आए, ये चीज़ की बात हो रही है. चलिए अभी अपन ने ख़त्म नहीं किया है, आगे और डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 17. सो इफ़ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन डिफरेंट टेरिटोरियल प्लेसेस, तो बट ऑब्वियस इज देयर कि दैट द डिफरेंट कोर्ट्स आर हैविंग जुरिस्डिक्शन. So the suit can be filed in any of the courts. That is a common law. As per section 17, the suit can be filed in the suit can be filed in any of the court. Suit may be instituted in any court, right? That is the policy of the law or the section 17. But what is the important that any part of the property is to be there within the court's jurisdiction. अब सवाल ये आता है, देखिए इशू क्या फंसेगा, पेज क्या फंसेगा. सो वेयर एवर द सूट इज फाइल्ड, एंटायर क्लेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी इंस्टीट्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पिकुनरली जुरिस्डिक्शन, प्रोवाइडेड दैट पिकुनरली जुरिस्डिक्शन सेटिस्फाई हो रहा है. आप ये नहीं कर सकते कि एक ज़मीन का टुकड़ा करके आधे टुकड़े को आप दिल्ली में सूट फाइल कर दो, आधे हिस्से का जो है आप मूर्थल में सूट फाइल कर दो. अगर आप मूर्थल में सूट फाइल करते हो तो पूरी ज़मीन का आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, और दिल्ली में करते हो तो पूरी ज़मीन का दिल्ली में करना पड़ेगा. Provided that in respect of the value of subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. Entire claim जो है उसके ऊपर बात होगी, and the entire claim must be cognizable by that court. मतलब pecuniary value subject matter, देखिए subject matter तो होना ही चाहिए, तो pecuniary jurisdiction satisfy होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दी एंटायर क्लेम, क्योंकि प्रॉपर्टी जो लगेगी वो पूरी की प्रॉपर्टी का जो है वो सूट फाइल करना पड़ेगा.
क्या बात समझ में आई? और अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सूट फाइल होगा, सो दैट पर्टिकुलर कोर्ट मस्ट possess द पिकुनरली लिमिटेशन, पिकुनरली जुरिस्डिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि दैट यू कैन ब्रेक द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को बांट नहीं सकते हो कि भाई आधा दिल्ली के अंदर आ रहा है, आधा मूर्थल में आ रहा है, तो मैं आधे का सूट दिल्ली में फाइल करूंगा, आधे का सूट मूर्थल में फाइल करूंगा। दैट इज नॉट टू बी डन एज पर सेक्शन 17। What section 17 is telling you? Section 17 is telling you that you can file in either of the court's jurisdiction. That means you can file either in the court, the suit in the court of Delhi, or you can file the suit in the court of the Murthal, provided that you have to file the suit of the entire piece of the land in that court. You cannot bifurcate that land, or you have to file the entire claim in that court. और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दैट वॉट एवर द कोर्ट इन विच यू हैड फाइल्ड दिस सूट, दैट कोर्ट मस्ट possess द पिकुनरली jurisdiction, and that is what proviso of section 17 is telling you. क्या आपको बात समझ में आई? अगर आ गई तो यही सेक्शन 17 बोलता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। सेक्शन 17 उस केस में था जहां पर प्रॉपर्टी बाउंड्री के ऊपर लाई करती है। अच्छा, अगर बाउंड्री के ऊपर लाई नहीं करेगी तो मान लो, देखिए आप इस लॉ की चीज़ देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफ के दो बच्चे FS और FS1 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। FS और FS1 ने बोला मुझे पार्टीशन चाहिए। FS1 बोलता है मुझे अलग कर दीजिए FS के ऊपर। क्या वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर क्लेम नहीं कर सकता। कहाँ पर लिखा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्या उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो अभी डीप में मत जाइए, सिर्फ एग्जाम्पल से समझिए, मेरे बातों को कोट मत करिएगा। अब मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि FS1 पार्टीशन क्लेम कर रहा हो, पार्टीशन अलाउड है, मान लीजिए अभी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर नहीं कर सकता। फादर हाँ चाहे तो वो खुद कर सकता है, F चाहे तो वो अपने दोनों बच्चों के बीच में पार्टीशन कर सकता है। मान लो ऐसा ही केस है, F ने बोला कि यार मैं जो है मेरी उम्र जो है लगभग 80 साल हो गई है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ की इवनिंग में हूँ और मैं चाहता हूँ यार तुम दोनों के बीच में जो है हिस्सा कर दूँ, जिससे भाई अपनी तुम लोगों की शादियाँ हो जाएंगी, अपने अपने हिस्से पे तुम काम करो और अपना अपना हिस्से पे तुम करो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। तो उसने बोला भाई देखो, थोड़ा बहुत हिस्सा मैं भी रखूँगा और बाकी दोनों बच्चों के बीच में बांट दूंगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट। अब जो प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना था, एक प्रॉपर्टी तो मान लो, एक प्रॉपर्टी जो है वो मान लो दिल्ली के अंदर थी, एक प्रॉपर्टी थी साहब जयपुर के अंदर, एक जयपुर के अंदर भी थी। अब मान लो कि भाई साहब F जो था एक पब्लिक सर्वेंट था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, और राजस्थान कैडर का कोई मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट रहा होगा, और उसने जो है अपनी नौकरी के दौरान उसने एक ज़मीन खरीद ली साहब, एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक। दिल्ली के अंदर उसने 200 स्क्वायर फीट का, सॉरी 2000 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट में तो कुछ ना होने वाला, 2000 स्क्वायर फीट का उसने प्लॉट खरीदा। किधर? जयपुर में खरीदा। मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको लग सकता है कि सब लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है और इसको बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो देखिए 1.5x करिए, आपका वीडियो है, आपको सुनना है, बिल्कुल सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँ, कुछ और देखने पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। रियल बिल्कुल एग्जाम्पल। अब 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया हुआ है, वो डिस्प्यूटेड है भाई, वो प्रॉपर्टी आ गई बीच में, क्योंकि उसका भी पार्टीशन होना है। दिल्ली के अंदर जो है मान लीजिए कि 2000 स्क्वायर फीट का एक और प्लॉट है। अब बात ये आ रही है कि भाई एक भाई बोल रहा है कि मुझे दिल्ली में चाहिए, दूसरा भाई भी बोल रहा है मुझे दिल्ली में चाहिए। भाई हम लोग दिल्ली में, हम जयपुर क्यों जाएंगे? तो इनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, तो अब सब सूट फाइल होगा। अब सूट फाइल होगा तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सूट कहाँ पे जाएगा? यहाँ मैंने दिल्ली और जयपुर की बात करी है, दिल्ली और जयपुर की बात करी है, सोचिए कहाँ पर जाएगा।
क्योंकि दिल्ली के कोर्ट पर दिल्ली का जुरिस्डिक्शन है और जयपुर की कोर्ट का पास जयपुर का जुरिस्डिक्शन है। तो प्रोवाइजो अगर लगाएंगे तो प्रोवाइजो क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। अब सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी हैं जो दो अलग अलग जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो होगा, अगर आप डिक्री चाहते हो, इस केस में आप मान लीजिए कि साहब बी सूट को सूट फाइल करना है तो बी कैन मतलब एफएस और एफएस1 कैन फाइल द सूट ईदर इन द कोर्ट ऑफ जयपुर या इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली, और दोनों ही प्रॉपर्टी वहाँ पर इंक्लूड होंगी। मतलब आप चाहो तो दिल्ली में सूट फाइल कर दो या जयपुर में सूट फाइल कर दो, बट पूरी प्रॉपर्टी का जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट में आएगा, बिकॉज वो अभी तक पार्टीशनड नहीं हुई है, उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है, राइट। तो ये सेक्शन 17 के तहत ही जो है वो होगा। चलिए साहब, सेक्शन 17 की गेम ओवर। तो हमने सेक्शन 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। अब आते हैं हम सेक्शन 18 पर। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अरे साहब, ये तो और ही मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। कभी कभी मतलब अगर आप लॉ के आपने अभी अभी चालू किया है, अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लॉ अभी अभी पढ़ना चालू किया है और आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने प्रैक्टिस अभी नहीं करी है या अभी आप जज नहीं बने हैं, तो आप इस चीज़ को सोच मतलब देख कर आपको लग रहा होगा कि यार मतलब यहाँ तो अभी हम लोग केस को पढ़ना तो हमने चालू ही नहीं किया है। मतलब एक्चुअल केस के अंदर क्या होगा, कैसे एविडेंसेस होंगे, कैसी एप्लीकेशंस आएंगी, कैसे जजमेंट होगा, कैसे डिक्री होगी, इसके ऊपर तो दादा अभी हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो अभी इसी पर अटके हुए हैं कि किस जगह पर छूट जाएगा। देखिए कितनी बड़ी ये समस्या है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज के लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरीके की सिचुएशन जो है वो लॉ मेकर्स ने रखी है कि ऐसा होगा तो कैसे जाएंगे, दूसरी जगह होगा तो कैसे करेंगे। हर तरीके का जुरिस्डिक्शन कवर करके रखा है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, सट से जो है एप्लीकेशन लगेगी ऑर्डर 7 रूल 11 की या ऑर्डर 7 रूल 10 की और निपट जाएगा सूट। और तो वकील जब आप बनोगे तो आप बोलोगे, आपको एक क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार दादा कैसे वकील हो यार, आपको नहीं मालूम था कि इस कोर्ट में नहीं चलना, आपने सालों साल निकाल दिए। तो बहुत सारे बच्चे 3 साल का रूल सुनकर जो है हताश हो जाते हैं, अरे सब 3 साल है छोड़ दो, कौन करे। देखिए मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। 3 साल का वक्त है तो 3 साल बिल्कुल दम से मेहनत करिए और पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालिए। ये सब फालतू की बात है और मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर बिलीव करता हूँ, हिट द आयरन सो हार्ड दैट मेक इट हॉट। मतलब लोहे पर हथौड़ा इतनी तेज़ मारिए कि लोहा गर्म हो जाए, आपकी मेहनत इतनी तेज़ होनी चाहिए। अगर आप एडवोकेट भी बन रहे हैं तो इतने धांसू एडवोकेट बनिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट के अंदर या भारत के अंदर आपका नाम चले, नहीं तो मज़ा नहीं है कोई। तो मेहनत करिए, ये मेहनत वाला प्रोफेशन है, मजाक नहीं है। लोगों की ज़िंदगियां उन फाइलों के अंदर बंद है, तो ग्रेविटी समझिए। आप और हम क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो समझ नहीं पाते। कटघरे में एक व्यक्ति को खड़े हुए देखिए कि एक व्यक्ति जब कटघरे के अंदर रहता है कोर्ट के अंदर तो उसे कैसा फील होता है। कभी सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना जिम्मेदारी वाला काम है। आप जैसे डॉक्टर अगर जान बचाता है तो वैसे आप और हम भी जान बचाते हैं। इसलिए कानून का इंटरप्रिटेशन, कानून को जानना, उसकी बारीकियां जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मोटिवेशन की बात खत्म, सेक्शन 18 चालू करते हैं। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन, वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन within the local limits of the jurisdiction of which of the two or more courts any immovable property is situate, any one of those courts may, if satisfied that there is a grounds for alleged uncertainty, if satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect. Important शब्द है, record the statement to that effect, and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction,
एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। फिर से पढ़ते हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। पोस्टमार्टम करिए इसका बिल्कुल बेयर एक्ट का और एक एक सेक्शन का। वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन, तो पहला पॉइंट क्या आया, अनसर्टेन है, ये क्लियर है, अनसर्टेनिटी है। वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द टू कोर्ट्स, भाई जब दो कोर्ट होंगे उन्हीं के बीच में तो अनसर्टेनिटी होगी, दो या दो से ज़्यादा। एक कोर्ट है, उसी कोर्ट पर सूट फाइल कर रहे हैं, तो काहे के अनसर्टेनिटी, भाई कंपटीशन जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही हो सकता है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एनी ऑफ दोज कोर्ट्स, मतलब दो कोर्टों में से कोई भी एक कोर्ट, इफ सेटिस्फाइड दैट देयर आर द ग्राउंड्स फॉर अलेज्ड अनसर्टेनिटी, मतलब द कोर्ट इज क्लियर, द व्यू ऑफ द कोर्ट इज क्लियर दैट देयर इज अ अनसर्टेनिटी, रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, मतलब वो कोर्ट रिकॉर्ड भी करता है अपनी ऑर्डर शीट में कि येस देयर इज अ अनसर्टेनिटी, एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट कोर्ट को क्यों लगता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है, दिस ग्राउंड हैज़ बीन रिटन इन द ऑर्डर शीट, एंड आफ्टर दैट द कोर्ट प्रोसीडेड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ द सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, तो उस पर्टिकुलर केस में डिक्री जो है वो वॉइड नहीं होगी। द डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी वर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब सपोज इवेंचुअली अगर ये आगे पता चलता है कि साहब वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्पाइट दैट फैक्ट जो डिक्री होगी वो पर से वैलिड मानी जाएगी, सॉरी पर से तो नहीं, मतलब वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 18 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं अपन अपने नोटिस बोर्ड पर, नहीं नोटिस बोर्ड नहीं, क्या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी। तो यहाँ पर पहली चीज़ सेक्शन 18 के अंदर क्या है कि कोर्ट्स को मालूम है कि दैट देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी, ठीक है, कोर्ट्स अनसर्टेनिटी तो है, कोर्ट्स को ये लगता है, मतलब दो कोर्ट को लगता है या कोई भी कोर्ट को लगता है कि अनसर्टेनिटी है, बट उसके बावजूद भी कोर्ट को लगता है, रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है किसके पास, कोर्ट के पास, कि दैट प्रॉपर्टी इज situated in its jurisdiction, अनसर्टेनिटी थी, बट कोर्ट ने को रीज़न टू बिलीव था कि दैट द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दैट प्लेस, मतलब देयर मस्ट बी सम ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स होंगे तभी तो कोर्ट को लगा होगा, सम ग्राउंड्स आर देयर, और दैट ग्राउंड्स आर रिकॉर्डेड ग्राउंड्स। कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड करेगी कोर्ट कि दैट नो डाउट अनसर्टेनिटी इज़ देयर। भाई सेक्शन 18 के हिसाब से अनसर्टेनिटी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या कोर्ट नंबर 2 के जुरिस्डिक्शन में है, बट मुझे ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे ही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, और एक रीजनड ऑर्डर पास करके कोर्ट ये रीजन ग्राउंड रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद उसमें प्रोसीड कर जाएगा सूट को, मतलब दर्ज करवाने के बाद उसमें हियरिंग वगैरह चालू हो जाएगी, जजमेंट वगैरह हो जाएगा और डिक्री होगी। अब मान लो अगर डिक्री हो गई तो वो डिक्री ऐसी ही मानी जाएगी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, राइट। सो देयर मस्ट बी, अच्छा सेक्शन 18 उसी जगह पे लगेगा व्हेन देयर इज सम ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर मस्ट बी सम ग्राउंड्स टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और नॉट, मतलब अनसर्टेनिटी है कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या नहीं है, राइट। देखिए अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई बात दो, देखो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है और मुझे, मतलब ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर या आप ऐसा कोर्ट के तौर पर अगर देखें, कोर्ट को क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर है, मतलब हमारे जुरिस्डिक्शन में ना होकर किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो यहाँ अनसर्टेनिटी तो नहीं है, यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ सर्टेनिटी है इस बात की कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर सेक्शन 18 जो है वो नहीं लगेगा, राइट। सेक्शन 18 की एप्लीकेबिलिटी जो है वो यहाँ नहीं है। बट अब मान लीजिए कि अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन की, अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पर सेक्शन 18 सीपीसी जो है वो अपना रोल प्ले करेगा और सेक्शन 18 सीपीसी के हिसाब से जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। अब मान लीजिए उसी एग्जाम्पल में एफ है,
उसके दो बच्चे हैं FS और FS1, और उनकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मान लीजिए कानपुर के अंदर है, एक प्रॉपर्टी इलाहाबाद में है, और एक प्रॉपर्टी लखनऊ के अंदर है, एक प्रॉपर्टी लखनऊ के अंदर है। तो इस पर्टिकुलर केस में अब फैमिली की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो देयर इज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब कोर्ट्स जो हैं, तीन अलग अलग कोर्ट्स आ गए, तो अब कानपुर कोर्ट का, इलाहाबाद कोर्ट का और लखनऊ कोर्ट का। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी कैसी है कि सब किसी कोर्ट को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। बट द कोर्ट मे फॉर रिकॉर्डेड रीजन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी इज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। भाई सेक्शन 17 CPC के हिसाब से मान लो कानपुर कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, कानपुर कोर्ट के पास हमारी कोर्ट के तो मतलब जो हमारे जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसका तो जुरिस्डिक्शन है ही, इलाहाबाद और लखनऊ की भी जो प्रॉपर्टी है वही हमारे पास, उसका केस भी हमारे पास चलेगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो इफ़ द कोर्ट मे फॉर द रिकॉर्डेड रीजन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी इज विद इन दियर जुरिस्डिक्शन और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, बट लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इट वाज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। मान लो पहले तो ये था कि भाई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, बट आगे जाके जब डिक्री हो गई तब अपील में पता चल रहा है कि साहब ये तो सेपरेट प्रॉपर्टी थी एफ की, सेपरेट प्रॉपर्टी थी एफ की। तो उस केस में क्या डिक्री को वॉइड माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा सेक्शन 18 के हिसाब से, क्योंकि कोर्ट सेक्शन 18 को देखेगी कि क्या अनसर्टेनिटी थी, बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी। क्या कोर्ट ने रिकॉर्ड की ग्राउंड्स अनसर्टेनिटी के? बिल्कुल रिकॉर्ड की कि अनसर्टेनिटी है, बट कोर्ट ने ये ग्राउंड पे रिकॉर्ड किया कि अनसर्टेनिटी होने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ने ये ग्राउंड रिकॉर्ड की है, ग्राउंड रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट आगे बढ़ा और फैसला दिया, तो डिक्री वहां पर वैलिड डिक्री मानी जाएगी, और ऐसी डिक्री मानी जाएगी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था। डिक्री वॉइड नहीं होगी प्रोवाइडेड दैट रीजंस जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 18 में जुरिस्डिक्शन, राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी हैं, देयर वर ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एक तो ये चीज़ हो गई, या फिर कोई ग्राउंड्स ही नहीं है अनसर्टेनिटी के, नो ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे सेक्शन 18 के रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए कि कोई ग्राउंड्स ही नहीं है अनसर्टेनिटी की, तो वहाँ पर सेक्शन 18 की एप्लीकेबिलिटी रहेगी ही नहीं। भाई अगर ग्राउंड्स ही नहीं अनसर्टेनिटी की, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है फेलियर ऑफ जस्टिस जो है उसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली उस कोर्ट के अंदर सूट लग जाएगा जहाँ पर जुरिस्डिक्शन है। बट अब मान लीजिए कि सपोज अनसर्टेन ग्राउंड्स हैं, देयर आर ग्राउंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, तो इसमें भी दो विंग्स निकल कर आते हैं, दो विंग्स आ जाएंगे। क्या आएगा पहला विंग आएगा कि सपोज कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड दी ग्राउंड्स, कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड दी ग्राउंड्स क्लॉज ए के हिसाब से, मतलब क्लॉज 1 के हिसाब से, 18(1) के हिसाब से जो है कोर्ट ने ग्राउंड जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, और उसके बाद जो है डिक्री हुई है, तो वो डिक्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि हाँ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और पेकुनियरली जुरिस्डिक्शन अगर है तो। बट ये भी तो हो सकता है कि किसी कारणवश या भूलवश कोर्ट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द ग्राउंड्स, मतलब ऑर्डर शीट के अंदर कोर्ट ने वो ग्राउंड्स ही रिकॉर्ड नहीं किए हैं, कोर्ट्स हैड नॉट रिकॉर्डेड द ग्राउंड, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे? वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि हर केस में आप ये क्यों मान रहे हैं कि कोर्ट्स ग्राउंड रिकॉर्ड ही कर रहा है, अगर नहीं किया तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अगर ग्राउंड्स नहीं हुए हैं शुरुआत में, तो फेल्यूर ऑफ जस्टिस जो है वो देखा जाएगा, फेल्यूर ऑफ जस्टिस उस केस में देखा जाएगा जिस केस में कोर्ट ने ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं किए हैं। अनसर्टेनिटी थी बट कोर्ट को मालूम था, बट कोर्ट ने ग्राउंड्स रिकॉर्ड नहीं किए। अगर अनसर्टेनिटी है, कोर्ट को मालूम है और कोर्ट ने ग्राउंड्स रिकॉर्ड किए और उसके बाद डिक्री पास हुई, तो डिक्री पूरी तरीके से वैलिड है और ये माना जाएगा कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है।
बट सपोज कोर्ट के पास अनसर्टेनिटी थी, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अनसर्टेनिटी थी, बट कोर्ट को जो है कोर्ट ने रिकॉर्ड ही नहीं किए ग्राउंड, उस केस में डिक्री की क्या स्थिति रहेगी? क्या डिक्री वैलिड रहेगी या डिक्री पर से वॉइड रहेगी? सो इफ रीजंस ऑफ अनसर्टेनिटी वर देयर, दो दी रीजंस वर नॉट रिकॉर्डेड, तो ये एक टेक्निकल फेलुअर माना जाएगा। इसमें कुछ और फर्दर ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट फेलुअर ऑफ जस्टिस देखने की आवश्यकता है कि फेलुअर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर फेलुअर ऑफ जस्टिस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, क्या किस केस में फेलुअर ऑफ जस्टिस होगा? पहली बात तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, नो जुरिस्डिक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूँगा कि सेक्शन 18 के अंदर अनसर्टेनिटी है कि मेरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। फ्रॉम द बिगनिंग कोर्ट ने उस ग्राउंड को रिकॉर्ड किया, कोर्ट ने उसमें डिक्री पास करी, और अगर फर्दर आगे जाके ये पता चलता है कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो उस पर्टिकुलर केस में डिक्री वॉइड नहीं होगी, डिक्री वैलिड मानी जाएगी। बट अगर मान लीजिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड नहीं करी, नो ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड, अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड, तो एक चीज़। और उसके बाद मान लीजिए फेलुअर ऑफ जस्टिस भी हो गया, फेलुअर ऑफ जस्टिस हो गया। फेलुअर ऑफ जस्टिस मतलब क्या हुआ कि प्लेंटिफ को सपोज फॉर एग्जांपल या डिफेंडेंट को फॉर एग्जांपल ऑडियो अल्टरम पार्टम राइट टू फेयर हियरिंग नहीं मिल पाई, राइट टू फेयर हियरिंग नहीं मिल पाई, और फेलुअर ऑफ जस्टिस इसके अंदर हो गया। अब जब फेलुअर ऑफ जस्टिस हो जाएगा और ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई, मतलब ग्राउंड्स भी नहीं हैं, अनसर्टेनिटी भी रिकॉर्ड नहीं करी और फेलुअर ऑफ जस्टिस हो गई, ये तीनों जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब जो डिक्री है वो सेट असाइड हो जाएगी। डिक्री सेट असाइड, डिक्री कौन सेट असाइड करेगा? अपीलेट कोर्ट जो है इन तीनों चीज़ों को देखेगा कि सब जुरिस्डिक्शन था नहीं था, ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, फेलुअर ऑफ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। उस केस में जो है ग्राउंड्स, मतलब उस केस में जो है डिक्री फिर वहाँ पर सेट असाइड हो जाएगी। जल्दी से एक पैराग्राफ डिक्टेट कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो उसको नोट कर लें। Section 18 refers to the cases of lack of territorial jurisdiction because of the absence of subject matter of the suit within the jurisdiction of court. There can be the case wherein it was not certain at the time of filing of suit as to whether the suit property is with the jurisdiction of the court or not. Rather, there were grounds which suggested uncertainty at the time when the suit was presented. In such a case, a general rule will be that the trial court shall record the grounds of uncertainty and proceed the trial. The decree passed in such trial is valid and effected, provided that the said court have subject matter and pecuniary jurisdiction for such a suit. However, there can also be a situation wherein there were the grounds of uncertainty, but they were not recorded, or there were actually uncertainty and there were no grounds recorded. Therefore, if an appeal or revision objection is raised in this regard, मतलब plaintiff or defendant may raise the objection in this regard in the appeal or revision case. So, due to the lack of territorial jurisdiction, justice had been suffered. So, in that particular case, the appellate court has to see that whether there were jurisdiction or not, and whether there were grounds of uncertainty recorded or not, and whether failure of justice had taken place or not. So in that particular case, if these all will be satisfied, the decree will be deemed to be void, right? तो ये हमने बात करी सेक्शन 18 के बारे में। अभी सेक्शन 18 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन ने सेक्शन 18 का क्लॉज 2 छोड़ दिया है। आइए सेक्शन 18 का क्लॉज 2 एक बार देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 16 हो गया, 17, 18। वेयर अ स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट अब क्लॉज 2 उसको वैसे पढ़ लेते हैं। वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by the court not having jurisdiction where the property is situate,
the appellate or revisional court shall not allow the objection unless, very important word, unless in its opinion there was at the time of institution of the suit no reasonable grounds for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequential failure of justice. कॉन्सिक्वेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस, ये जो डिस्कस कर रहे थे हम इतनी देर से, ये वही सेक्शन 18 क्लॉज 2 है, राइट। चलिए, अब सेक्शन 16 जब हम पढ़ रहे थे, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, और हमने ए से लेकर एफ तक की कंडीशंस देखी, तो हमारा प्रोवाइजो हमने नहीं किया था। तो अब प्रोवाइजो पे आते हैं। देखना, प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ respecting or compensation for wrong to immovable property, मतलब provided that a suit to obtain relief respecting or compensation to wrong to immovable property, तो ऐसा लग रहा है ये ई क्लॉज रेफर कर रहा है, ई क्लॉज रेफर कर रहा है। held by or on behalf of defendant may, where the relief sought can entirely obtained through his personal obedience, be situated either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। तो यहाँ पर क्या है, पर्सनल ओबीडियंस की बात आ रही है। तो मैं चाह रहा था एक बार सेक्शन 17 और 18 कंप्लीट हो जाए, फिर हम सेक्शन 16 का प्रोवाइजो पढ़ें। यहाँ पर थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन को उन्होंने वाइड किया है। देखिए, फिर से अपन पढ़ते हैं एक बार प्रोवाइजो। जितनी बार आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे उतना क्लियरिटी आपके पास आएंगी, एक एक शब्द को देखिए। बिकॉज इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड यू आर इन द कॉलेज, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस, टू हैव द व्यू ओवर दी सेक्शंस, और डिस्कस करिए दोस्तों से कि एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन पे हैव सम डिस्कशंस, गुड लीगल डिस्कशंस, राइट। प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और compensation for their wrong to immovable property, तो it is referring to section 16 clause E. So provided that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can entirely be obtained through his personal obedience, मतलब personal obedience of defendant, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property situate, जहाँ subject matter है, property है, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। मतलब ऐसे पर्टिकुलर सूट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रॉन्ग से रिलेटेड है, मतलब कॉम्पेंसेशन टू रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन पर्टिकुलर सूट के अंदर जहां पर डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। मतलब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, किसके लिए? ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया कॉम्पेंसेशन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जो रिलीफ है दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट। तो उस पर्टिकुलर केस में या तो जहां सब्जेक्ट मैटर है वहां पर सूट फाइल कर सकते हो, या फिर जो सेक्शन 20 वाली चीज़ थी कि मतलब जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है, रेसिडेंस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है, वहाँ पर भी सूट फाइल कर सकते हो। तो स्कोप जो है वो उन्होंने वाइड कर दिया है एज पर दी प्रोवाइजो। जो सूट कैन बी फाइल्ड, भाई देखिए, अब वापस अपन आते हैं, अपन ने सेक्शन पूरा पढ़ लिया। वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 16 प्रोवाइजो। भाई सेक्शन 16 प्रोवाइजो के हिसाब से क्या आ रहा है? भाई सेक्शन 16 प्रोवाइजो बोल रहा है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पर
प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर है वहाँ पर आप सूट फाइल करिए। ये सेक्शन 16A से लेकर D और F तक अपना नॉर्मल रूल है। बट जो प्रोवाइज़ो लगता है वो बात करता है सेक्शन 16E के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 16, इफ द पर्सनल ओबीडियंस मैटर, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल ओबीडियंस मैटर होना चाहिए। पर्सनल ओबीडियंस मैटर अगर है सिर्फ उसी केस में जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस और वर्क करता है, वहाँ पर सूट फाइल किया जा सकता है। सो द प्रोवाइजो विल only apply when the property is within the possession of the defendant, right? Provided matter is of personal obedience। अब पर्सनल ओबीडियंस से अगर मैटर रिलेटेड है और जो रिलीफ है वो पर्सनल ओबीडियंस से सेटिस्फाई हो सकता है, तो फिर उस केस में ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहाँ पर सूट फाइल किया जाए। देखिए, द डिक्री कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी? द डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड वेयर द सूट प्रॉपर्टी सिचुएटेड। फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन अगर आप के लिए सूट फाइल कर रहे हैं तो डिक्री कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी? जहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो सच डिक्री इज एग्जीक्यूटेबल बाय हैंडलिंग ओवर ऑफ पोजेशन। अब मैं आपको जो भी ये सेंटेंस मैंने बोला कि जो प्रोवाइजो लगेगा, मतलब सेक्शन 16E का जो ये प्रोवाइजो हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोवाइजो सिर्फ एक, मतलब उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रिकवरी ऑफ अ पोजेशन। मतलब पर्सनल ओबीडियंस भी तो आपको समझाना है, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन, सपोज ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ पोजेशन का, और डिक्री जो है वो ए के फेवर में आ गई, राइट? अब ए क्या करेगा? एग्जीक्यूशन फाइल करेगा। अब ऐसी एग्जीक्यूशन का सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है? सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि बी जो है वो पोजेशन दे दे, किसको? ए को दे दे पोजेशन, ए को पोजेशन दे दे। तो वो डिक्री एग्जीक्यूटेबल होगी कब? जब हैंड ओवरिंग ऑफ द पोजेशन हो जाए ए को। तो यहां पर जो है नहीं, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर जो डिक्री है वो रिकवरी ऑफ पोजेशन की है। यहाँ पर डिक्री एग्जीक्यूशन क्या होगी? डिक्री का एग्जीक्यूशन तब होगा जब हैंड ओवर होगा, किसका? हैंड ओवर ऑफ पोजेशन होगा। पोजेशन को आप हैंड ओवर करोगे तब डिक्री एग्जीक्यूट होगी। तो क्या इसके पर्सनल ओबीडियंस में हो जाएगी? मतलब पर्सनली आप उसको ओबीडियंस करके, मतलब वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर क्या डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा? नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल ओबीडियंस। बट ऐसे केस वेयर डिक्री इज ऑफ 2 लाख रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की मतलब डिक्री है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट था, सो दैट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैन बी मेड बाय डिफेंडेंट बाउंड एंड ईदर एट द प्लेस वेयर ही लिव्स, वर्क और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर पर्सनल ओबीडियंस आप कर सकते हो क्योंकि 2 लाख रुपए का मैटर है। मतलब इसके लिए क्या कर सकते हो? आप उसको पर्सनली लाइबल कर सकते हो कि आप 2 लाख रुपए दो, और वो कहीं पर भी 2 लाख रुपए दे सकता है। मतलब हो सकता है कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ से वो 2 लाख रुपए दे दे, वर्क जहाँ करता है वहाँ से दे दे, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वहाँ से दे दे। मतलब वो पर्सनली खुद इन्वॉल्व होकर पर्सनल ओबीडियंस करवा के 2 लाख रुपए ए को दे सकता है। बट जब हैंड ओवर ऑफ पोजेशन की जहाँ तक बात होगी वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर डिक्री उसी जगह पर एग्जीक्यूट होगी जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। तो सेक्शन 16 का प्रोवाइजो सिर्फ 2-3 स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है। पहली चीज़, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पर मतलब सेक्शन 16 का प्रोवाइजो, इट इज़ रिलेटेड विद द रॉन्ग टू कॉम्पेंसेशन। उसके बाद पर्सनल ओबीडियंस मैटर इन्वॉल्व है, तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका स्कोप वाइड किया है, राइट? एक केस इस पे लिख लें, हर्षद, ये बड़ा फेमस केस है, हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस DLF यूनिवर्सल लिमिटेड एंड अदर्स, 2005 सुप्रीम कोर्ट। मैं डिक्टेट कर देता हूँ एक पैराग्राफ, जल्दी से लिख लीजिए। द पार्टीज कैन नॉट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट confer jurisdiction upon the court which actually did not have the jurisdiction। ये इस रिस्पेक्ट में है कि दो पार्टी एग्रीमेंट कर ए और बी
एग्रीमेंट खुद से एग्रीमेंट करके किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है हर्षद चिमन लाल मोदी का, प्लीज़ लिखिए। The parties cannot by mutual agreement confer jurisdiction upon a court which actually did not have the jurisdiction, but जहाँ पर वो conditions apply में लिखा रहता है कि that in case of any dispute the jurisdiction will be of Ahmedabad, तो वहाँ पर actually अहमदाबाद में या तो कॉज ऑफ एक्शन राइज हो सकता है, या डिफेंडेंट रहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वर्क करता है, या कॉरपोरेशन के अंदर जो है वो उनका प्रिंसिपल ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं होगा। मतलब ऑलरेडी उस वहाँ पर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, तभी जाकर जो है आप उस ऐसा लिख रहे हो। बट सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर आप कोर्ट को जुरिस्डिक्शन कन्फर नहीं कर सकते हैं। The parties cannot by mutual agreement confer jurisdiction upon a court which actually did not have the jurisdiction. Such an agreement is a void as being violative of Section 28 of Indian Contract Act and also of the public policy as provided under Section 23 of Indian Contract Act. In the present case, since matter fall under Section 16D, the suit can be filed only at Gurgaon, where property is situated, and not at Delhi. राइट। तो अपन ने आज बात करी है सेक्शन 16 कंप्लीट किया, सेक्शन 17 कंप्लीट किया, सेक्शन 18 कंप्लीट किया। मैं प्रयास करता हूं कि सेक्शन 19 भी अपन इस क्लास में कंप्लीट कर लें, तो अगर होगा तो सेक्शन 19 भी कंप्लीट करते हैं। बट उम्मीद मेरी कम है, अगर हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अगर हो गया तो आपको इसी क्लास में मिल जाएगा, है ना। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर, राइट, बाय।